हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म जान लेते हैं क्या होता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो। डी का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो, एन का मतलब है न्यूक्लिक एंड ए का मतलब है एसिड। ठीक है, तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसको हिंदी में भी यही कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। ये एक न्यूक्लिक एसिड, याद रखिएगा, न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो डीएनए होता है, दूसरा आरएनए होता है। ठीक है, बट आज का हमारा टॉपिक है डीएनए, इसलिए हम सिर्फ डीएनए के बारे में बात करने वाले हैं। बस थोड़ा सा ये जान लीजिए कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये होता है ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब होता है कार्बनिक पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिसमें कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए दोनों में आपको कार्बन देखने को मिलेगा। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी चीज़ जो होता है डीएनए और आरएनए यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो सभी लिविंग थिंग्स में, यानी कि जितनी भी चीज़ें पृथ्वी पर जीवित हैं, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो या छोटे छोटे बैक्टीरिया भी हो जो हमें दिखाई नहीं देता हमारी आंखों से, उनके अंदर आपको डीएनए आरएनए मिलेंगे। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ठीक है, इवन जो वायरस होता है, वायरस को हिंदी में बोलते हैं विषाणु। ठीक है, ये जो होता है ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के मध्य की कड़ी बताई गई है। इसको कनेक्टिंग लिंक होता है लिविंग नॉन लिविंग के बीच का। वायरस में भी डीएनए या आरएनए आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो डीएनए और आरएनए होता है ये सभी लिविंग थिंग में पाया जाता है, बट वायरस के अंदर या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों साथ में कभी नहीं प्रेजेंट होते। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की कि डीएनए की खोज किसने की। तो डीएनए की खोज जिसने की थी उनका नाम था, स्विस बायोलॉजिस्ट थे वो, जिनका नाम था जॉन्स फ्रेडरिक मिसर। याद रखिए कि जॉन्स फ्रेडरिक मिसर ने की थी 1869 में। कब की थी ये? डब्ल्यूबीसी पर रिसर्च कर रहा था। डब्ल्यूबीसी का मतलब यहाँ है वाइट ब्लड सेल्स है। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रुधिर कणिका, ये ब्लड में पाई जाने वाली कोशिका होती है। इस पर ये रिसर्च कर रहे थे फ्रेडरिक मिसर 1869 में, और उसी दौरान इन्होंने डीएनए के बारे में पता किया। ठीक है, तो एक चीज़ तो क्लियर होगी, डीएनए की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिसर ने की थी, 1869 में की थी। और कहाँ पे की थी? तो डब्ल्यूबीसी के अंदर इसकी खोज की थी। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी कि संरचना कैसे होती है, क्योंकि मेन तो इसका संरचना पर ही डिपेंड करता है। अगर हमको संरचना इसकी समझ में आ गई, स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना, तो काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाएगी, फिर आपको फंक्शन ही पढ़ना रहेगा। ठीक, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिक्स होता है। ठीक है, आपने देखा होगा द्विगुणन होता है। कैसा होता है? हिंदी में बोलते हैं द्विगुणन, इंग्लिश में बोलते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। अब इसका जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है इसके बारे में बताया किसने था? तो इसके बारे में डिस्कवर किया था जेम्स वाटसन ने किया था और फ्रांसिस क्रिक ने किया था, यानी कि वाटसन एंड क्रिक ने। तो याद रखिएगा, अगर इसकी खोज की बात करें तो फ्रेडरिक मिसर ने खोज की थी डब्ल्यूबीसी के अंदर। बट इसका डबल स्ट्रक्चर की बात करें कि जिसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में किसने खोजी, किसने बताया एक्सपेरिमेंट के द्वारा? तो ये बताया था वाटसन और क्रिक ने किया था। ठीक है, इनको नोबेल प्राइज भी इसके लिए इनको दिया गया था। फाइनली इट वॉज प्रूव दैट डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये भी प्रूव किया गया कि जो डीएनए होता है ना, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके भी रखता है। अब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है अनुवांशिक लक्षण। ठीक है, माता पिता के जो अनुवांशिक लक्षण बच्चे में ट्रांसफर होते हैं वो कैसे होंगे? क्योंकि डीएनए जो होता है, डीएनए के अंदर वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का मतलब यहाँ पर है अनुवांशिक लक्षणों से है। ठीक है, हमारे अंदर जितने भी लक्षण हैं वो प्रत्येक क्या होंगे? डीएनए के अंदर स्टोर होते हैं। ठीक है, वो फिर क्या होंगे? बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं इस डीएनए के द्वारा ही। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया कि डीएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल भी है, और साथ ही साथ क्या कहते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को हमारे अंदर स्टोर करके रखता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन देखते हैं। डीएनए इज अ टू स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल दैट अपीयर्स ट्विस्टेड गिविंग इट अ यूनिक शेप रिफर टू ट्रस्टेड सोर्स एज अ डबल हेलिक्स। यानी कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, आपने देखा को दो स्ट्रैंड होते हैं, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर इसका होता है। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं ना, ये दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं ये होते हैं पैरेलल। यानी कि ये मत सोचिएगा ऐसे मत बनाइएगा स्ट्रक्चर, ये छोटी इस तरह नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सही है, दोनों पैरेलल होते हैं यानी कि सेम उस पर। ठीक है, तो दोनों स्टैंड इस तरह कुछ बने होते हैं। अभी जब हम डायग्राम बना के बात करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा बेस है बस। ईच ऑफ टू स्ट्रैंड इज अ लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो याद रखिएगा, जो डीएनए होता है और आरएनए होता है, दोनों एक न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, और जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो होती है पॉलीमर। अब आपको समझे पॉलीमर क्या होता है? ठीक है, याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए हम चोटी बनाते हैं ऐसे करके, तो क्या होता है इसमें कई सारे, एक चोटी ये, दूसरी ये, तीसरी ये, सब मिलकर के क्या बनाते हैं? एक चोटी बनाते हैं। सेम उसी तरह डीएनए का भी होता है। ठीक है, कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिल के क्या बना देते हैं? एक डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो जो डीएनए होता है वो क्या होता है? कई सारे न्यूक्लियोटाइड का ही क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि डीएनए की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड होती है।
तो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर ही क्या होता है, डीएनए होता है। दीज आर इंडिविजुअल यूनिट ऑफ डीएनए एंड दे आर मेड अप ऑफ। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, किससे मिलकर बना होता है, तो याद रखिएगा बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब मिलते हैं, यानी कि न्यूक्लियोटाइड जब कई सारे मिलेंगे तो क्या बनेगा, तब बनेगा डीएनए का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड की, कि एक न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, क्योंकि कई सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर तो डीएनए बना होता है। बट अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड की बात कर लेंगे तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि पूरे डीएनए में होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो यहाँ पर बात करने वाले हम एक न्यूक्लियोटाइड की, इसमें होता क्या है। तो एक न्यूक्लियोटाइड में मेन 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है फॉस्फेट मॉलिक्यूल, फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है PO4 की पावर -3 होता है, ठीक है। ये होता है फॉस्फेट मॉलिक्यूल। दूसरा होता अ सुगर मॉलिक्यूल कॉल्ड डीऑक्सीराइबोज कंटेनिंग 5 कार्बन्स। दूसरा होता है शुगर। कौन सा शुगर होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। इसका डीऑक्सीराइबोज नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए डीऑक्सी नाम है यहाँ पर, ठीक है। और इसमें कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन होते हैं। तीसरा है नाइट्रोजन कंटेनिंग रिएजेंट, ठीक है, यानी कि इसमें नाइट्रोजनस बेस होता है। तो याद रखिएगा एक न्यूक्लियोटाइड जो था वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा 5 कार्बन का राइबोज शुगर होता है, तीसरा जो होता है वो होता है नाइट्रोजनस बेस होता है, ठीक। अब इन्हीं तीनों चीज़ों से मिल करके न्यूक्लियोटाइड बनता है और कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तब एक डीएनए बन जाता है, ठीक। ये तो हमने बेस अपना बैठा लिया अच्छे से। अब हम धीरे धीरे करके बात करने वाले हैं इन तीनों स्टेप के बारे में कि ये तीनों जो होते हैं मॉलिक्यूलर एलिमेंट जो होते हैं ये तीनों होते हैं एक्चुअल में। अगर ये हमको समझ में आ गया तो न्यूक्लियोटाइड समझना बहुत आसान हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड समझ में आ गया तो डीएनए भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे अफॉस्फेट मॉलिक्यूल की। तो क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच टू 5th कार्बन ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब चलिए अब हम आपको एक चीज़ बता देते हैं क्लियर कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है ना, उसका जो बैकबोन होता है, बैकबोन का मतलब होता है मेन जो बेस होता है न्यूक्लियोटाइड। मान लो ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। अब न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना है, फॉस्फेट से मिलकर बना है, शुगर से मिलकर बना है और नाइट्रोजनस बेस, इन 3 चीज़ों से मिलकर बना है, ठीक। न्यूक्लियोटाइड इन तीनों से मिलकर बना है। इन तीनों में जो सबसे मेन होता है वो होता है शुगर। शुगर होता है, कौन सा शुगर होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है और साथ ही साथ इसमें 5 कार्बन होते हैं, ठीक है। ये देखिए आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही है शुगर, ठीक है। यहाँ से स्ट्रक्चर, हाँ ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको इरेज कर दें क्योंकि यहाँ पे बेस हमको नहीं लेना है, ठीक है। हमको लेना क्या है, हमारा काम है सिर्फ इसको बताना आपको। हाँ ये यहाँ पे कितने कार्बन है मैं आपको क्लियरली समझा देती हूँ कितने कार्बन है। देखो ये तो आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, फर्स्ट यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसके बाद जो ये है यहाँ पर 1 कार्बन है, दूसरा कार्बन यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ। 4 कार्बन की तो एक चेन बन जाती है और जो 5th कार्बन होता है वो 4th कार्बन से यहाँ पर अटैच होता है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आपको इतना दिख रहा है यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर 2 ऑक्सीजन लगे होते हैं बट ये जो होता है ये राइबोज, ये शुगर का फॉर्मूला होता है। पेंटोज शुगर जो होता है वो इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बट यहाँ पर जो ऑक्सीजन आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन अगर नहीं होगा ना तो उसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। क्या बोल देंगे, डीऑक्सीराइबोज शुगर, याद रखिएगा, ठीक है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो वो राइबोज शुगर हो जाएगा और राइबोज शुगर आरएनए में पाया जाता है, ठीक है। डीएनए में होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर, तो यहाँ पर सिर्फ H होगा। तो याद रखिएगा फर्स्ट कार्बन ये हो गया, सेकंड कार्बन ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये 5 कार्बन जो होते हैं ऐसे बेस क्या होते हैं, ऐसे लाइन से कई सारे शुगर के जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो मेन होता है क्या होता है इसमें, शुगर होता है, यानी कि सबसे बैकबोन का मतलब क्या हो गया, ढांचा। हमारी बॉडी कैसे होती है, कंकाल से बनी है ना। अगर हमारी बॉडी में कंकाल ना होता तो आपको इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी बॉडी का शेप क्या हो सकता है, नहीं कर सकते। बैकबोन हमारी जो बनी हुई है उसी से क्या होते हैं, सारे हाथ वगैरह जो हमारे बॉडी के हैं वो सब उसी से अटैच हैं, ठीक है। अगर बैकबोन ना होती तो बॉडी का कोई शेप बन ही नहीं सकता। सेम उसी तरह जो न्यूक्लियोटाइड होता है ना, उसका बैकबोन जो होता है वो शुगर होता है, बेस जो होता है वो शुगर होता है। शुगर से ही बेस भी लटके होते हैं और शुगर से फॉस्फेट भी लगे होते हैं, ठीक है। मेन क्या होता है, मेन चेन होती है शुगर की, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कहाँ पर क्या लगा होता है, ठीक है। शुगर होता है प्लस बेस होता है प्लस फॉस्फेट होता है, ये हो गया पूरा शुगर, ठीक है। ये पूरा हो गया शुगर। अब याद रखिएगा शुगर का जो फर्स्ट कार्बन होता है उस पर लगा होता है बेस, ठीक है। फर्स्ट कार्बन बेस लगा होता है। सेकंड कार्बन याद रखिए यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता डीऑक्सीराइबोज में, ठीक है, सिर्फ H होता है। अब यहाँ पर जो 5th कार्बन होता है ना, यहाँ 5th कार्बन, इस कार्बन से लगा होता है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ये सुक्रो मतलब ये होता है राइबोज शुगर होता है, उसमें उसके फर्स्ट कार्बन से लगा होगा आपका बेस और 5th कार्बन से लगा होगा आपका फॉस्फेट। ये पूरा मिलकर क्या बन जाएगा, ये मिलकर के बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। ये तो एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब कई सारे न्यूक्लियोटाइड ऐसे आपस में जुड़ी होती है तब जा करके बनता है एक डीएनए,
ठीक है। तो आपको आई थिंक अब फॉस्फेट ग्रुप क्या है समझ में आएगा। ये देखिए फॉस्फेट स्ट्रक्चर ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये फॉस्फेट स्ट्रक्चर यहाँ बेस लगा है और ये पूरा क्या है, ये है आपका शुगर, ठीक है। अब बात करते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर के बारे में, क्या होता है। तो बैकबोन ऑफ डीएनए इज डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है। यानी कि जो डीएनए होता है उसकी जो बैकबोन होती है, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी होती है, मेन जो स्ट्रक्चर होता है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर का ही होता है। डीऑक्सीराइबोज शुगर इज मोर स्टेबल देन राइबोज शुगर। अब देखो यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज और राइबोज में फ़र्क क्या है। देखो राइबोज शुगर जो होता है वो पाया जाता है किसके अंदर, आरएनए के अंदर। क्या होता है, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। और जो डीऑक्सीराइबोज होता है ये होता है डीएनए के अंदर, यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज शुगर है और यहाँ पर राइबोज शुगर है। राइबोज शुगर में अपने स्ट्रक्चर में ऊपर दिखा देती हूँ आपको, जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ ऑक्सीजन की जगह सिर्फ H प्रेजेंट होता है ना, तो ये हो जाता है डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है। दोनों में अंतर समझ में आ गया आपको कि जो राइबोज शुगर होता है उसमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होती बल्कि ज़्यादा होती है संख्या। लेकिन जो डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है उसमें क्या होती है, O2 की कमी देखी जाती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ H होता है, इसी वजह से इसका नाम होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक। बट अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, यानी कि स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होता है, तो डीऑक्सीराइबोज शुगर ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों होता है, 3 रीजन है, समझ लीजिएगा। सबसे पहला रीज़न होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब आप सोचेंगे कि ऑक्सीजन की कमी होती है डीऑक्सीराइबोज के पास, तो ये स्टेबल कैसे हो गया। इसलिए स्टेबल हो गया क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, यानी क्रियाशील होता है। अब जो होता है राइबोज शुगर के पास ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा होती है, तो ये किसी भी एलिमेंट से बहुत आसानी से क्रिया कर सकता है, ठीक है। तो अगर ये क्रिया करेगा तो जाहिर से स्टेबल तो होगा नहीं, क्योंकि पूरे टाइम तो रिएक्शन ही करता रहेगा, तो कहाँ से स्टेबल होगा। लेकिन जो डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है इसके पास ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता, ये ज़्यादा क्रिया नहीं करता किसी भी एलिमेंट के साथ जल्दी, ठीक है। तो इस वजह से ये स्टेबल ज़्यादा हो गया। पहला रीज़न तो ये हो गया। दूसरा होता है प्रेजेंस ऑफ थायमीन नाइट्रोजनस बेस। अब देखो जो राइबोज शुगर होता है ना, इसके अंदर थायमीन नाइट्रोजनस बेस नहीं पाया जाता, बल्कि क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है, ठीक। लेकिन जो डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है इसमें यूरेसिल की जगह क्या होता है, थायमीन होता है। और जो थायमीन होता है ना, ये यूरेसिल से बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। इसी वजह से क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर राइबोज से ज़्यादा स्टेबल होता है। दूसरी बात समझ में आ गई। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा रीज़न क्या है। तीसरा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। जो आरएनए होता है उसका जो स्ट्रैंड होता है वो सिंगल होता है, लेकिन जो डीएनए होता है इसका डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो डबल स्ट्रैंड होने की वजह से क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू राइबोज, क्योंकि राइबोज कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है, ठीक है। तो हमने ये भी जान लिया कि कौन सा शुगर आरएनए में होता है, कौन सा डीएनए में होता है, और स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। हम साथ में थोड़ा बहुत आरएनए को भी यहाँ पे पढ़ते हुए चल रहे, थोड़ा आपका सही रहेगा। अब बात करते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर इस 5 कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बात यहाँ पे आपको दिखा रहा है दोनों स्ट्रक्चर की, राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर। कोई फर्क आपको नहीं दिखेगा। 5 कार्बन होते हैं ना, देखो पहला कार्बन, ये ऑक्सीजन बीच में लगा होता है, दोनों जगह सेम आपको लगा है। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, ठीक है। चौथे कार्बन से आपको 5वां कार्बन यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रहा है, सिंपल है। बस याद है कि सेकंड कार्बन पे आपको डीऑक्सीराइबोज शुगर के अंदर सिर्फ H दिखाई देगा, बट राइबोज में आपको दोनों जगह OH दिखाई देगा, ठीक है। यही फर्क होता है दोनों में, क्योंकि राइबोज में O की संख्या यानी कि ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए राइबोज शुगर है। बट डीऑक्सी में क्या होता है, ऑक्सीजन की देखिए कमी है, एक संख्या कम है यहाँ पे ना, तो ये डीऑक्सी है, यानी कि ऑक्सीजन की क्या होती है, यहाँ पर लैक होता है, ठीक है, कमी होती है यहाँ पर ऑक्सीजन की, ठीक है। तो आई थिंक आपको इस जो स्ट्रक्चर है दोनों का एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि फर्स्ट कार्बन से क्या लगा होता है, बेस लगा होता है, और जो 5th कार्बन होता है यहाँ से फॉस्फेट लगा होता है, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, बाकी पूरा का पूरा शुगर तो है ही। क्या होगा, फॉस्फेट, शुगर, बेस, ये तीनों ही अटैच होकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। अब बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस की, क्योंकि जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, तो उसके बारे में जानना ज़्यादा जरूरी है। तो डीएनए जो होता है इसके पास 2 तरह के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पिरिमिडिन, ठीक है। अब प्यूरिन जो है उसका नाम आपको दिख रहा होगा, बहुत छोटा है, इसमें कितने लेटर है, सिर्फ 6 हैं, लेकिन पिरिमिडिन का नाम थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, याद रखिएगा। बट यहाँ पर हमको जानना है प्यूरिन क्या होता है, पिरिमिडिन। प्यूरिन 2 बेस होते हैं, एक तो एडेनिन होता है, दूसरा ग्वानिन होता है। पिरिमिडीन में कितने होते हैं, ये भी इसमें भी 2 बेस होते हैं, थायमिन होता है और साइटोसिन होता है, ठीक है। बस याद रखिएगा जो आरएनए होता है उसमें थायमिन की जगह यूरेसिल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यूरेसिल भी क्या होता है, पिरिमिडीन का ही टाइप है, बट हम आरएनए के बारे में जब बात करेंगे तो यहाँ पर इसको ऐड कर लेंगे थोड़ा सा। बस याद रखिएगा अगर हम यूरेसिल की बात करें तो यूरेसिल भी क्या होता है, पिरिमिडीन का ही टाइप होता है, ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल गया। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो एडेनिन होता है और ग्वानिन होता है, ये प्यूरिन
नाइट्रोजनस बेस में आता है और पिरिमिडीन में थायमिन और साइटोसिन आएगा। यानी कि ये चारों नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक तो फॉस्फेट ग्रुप हो गया, एक पेंटोज शुगर हो गया, और एक आपका क्या हो गया, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन के टोटल 4 नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, डीएनए के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, 2 प्यूरिन टाइप का होता है, 2 पिरिमिडीन। अब प्यूरिन पिरिमिडीन क्या होता है, याद रखिएगा, जो प्यूरिन होता है ना, यानी जो एडेनिन और गुआनिन होता है, ये डबल चेन स्ट्रक्चर होती है। कैसे होती है, डबल चेन स्ट्रक्चर होती है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। और जो पिरिमिडीन होते हैं ये सिंगल चेन स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, मैं स्ट्रक्चर आपको नीचे दिखा देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो स्ट्रक्चर, ये आपको दिख रहा होगा एडेनिन और गुआनिन, ये दोनों प्यूरिन है ना, इनके स्ट्रक्चर कैसे डबल चेन है ना, एक चेन तो आपको ये दिख रही है, दूसरी चेन ये, एक चेन ये, दूसरी चेन ये दोनों कैसे होते हैं, डबल चेन होते हैं। बट जो पिरिमिडीन होता है, इसका नाम देखो, पिरिमिडीन का बड़ा है बट इसकी चेन क्या होती है, छोटी होती है। थायमिन सिंगल चेन ये भी है, साइटोसिन में सिंगल चेन होता है, यूरेसिल भी क्या होता है, सिंगल चेन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा चेन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया ना आपको। स्ट्रक्चर फिलहाल स्ट्रक्चर पेपर में कभी नहीं पूछा जाता, मैंने आपको बस समझाने के लिए दिखा दिया कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, क्योंकि समझ में जब चीज़ें आ जाती है तो पढ़ना आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं ध्यान देख लिया नाइट्रोजनस बेस डीएनए के अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं। ठीक है, बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो एडेनिन होता है वो गुआनिन होता है, जब इनके बीच बॉन्डिंग होगी ना तो ये दोनों आपस में बॉन्डिंग नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेगा, एक प्यूरिन एक पिरिमिडीन के साथ करेगा। ठीक है, एडेनिन जो होता है वो करता है थायमिन के साथ, और गुआनिन जो होता है वो करता है साइटोसिन के साथ। ठीक है, याद रखिएगा इनकी बॉन्डिंग ऐसे होती है। एडेनिन और थायमिन के बीच जो बॉन्डिंग होती है डबल बॉन्डिंग होती है, और साइटोसिन गुआनिन के बीच जो होती है वो ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। ठीक है, और ये बॉन्डिंग जो होती है, इस बॉन्डिंग को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, याद रखिएगा कि जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उनके बीच जो बॉन्ड होता है, यानी कि जो आपस में जुड़े होते हैं जिस बॉन्ड की तरह, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यानी कि जो प्यूरिन और पिरिमिडीन आपस में जुड़ते हैं ना, वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। एडेनिन थायमिन से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, गुआनिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। ठीक है, 3 बॉन्ड से जुड़ता है। अब बात करते हैं कि नाइट्रोजनस बेस कहाँ अटैच होता है। तो नाइट्रोजनस बेस अटैच टू फर्स्ट कार्बन ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब देखो हम देखते हैं स्ट्रक्चर में, देख लेते हैं, सीधे आप बात करते हैं यहाँ पर। ये फर्स्ट कार्बन, नाइट्रोजनस बेस कहाँ होगा, यहीं पर आकर के आपको नाइट्रोजनस बेस यहीं पर लाके लगा होगा। ठीक है, फर्स्ट कार्बन से। अब क्या है, नाइट्रोजनस बेस फर्स्ट कार्बन से लग रहा है तो इनके बीच एक बॉन्डिंग होगी ना, इस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, याद रखिएगा। तो प्रश्न ये बन सकता है कि जो शुगर होता है उससे जो नाइट्रोजन बेस लगे होते हैं वो किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते क्या है, इन डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वन चेन इज अटैच्ड टू अनदर चेन थ्रू नाइट्रोजनस बेस, वेयर एज एडेनिन इज बाइंड विथ थायमिन थ्रू डबल हाइड्रोजन बॉन्ड एंड गुआनिन इज बाइंड विथ साइटोसिन थ्रू ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी कि अगर हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की बात करें, अब देखो मैं डीएनए का बेस पूरा कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर की बात आपको करती हूँ। ये देखो, ये डायग्राम को दिख रहा होगा क्लियरली, मैं इस डायग्राम को लेकर के आपको समझाती हूँ। ये आपका है पेंटोज शुगर। ठीक है, पेंटोज शुगर आपको दिख रहा क्लियरली। ये जो होता है स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें इसके, तो ये तो आपका फर्स्ट कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन से बेस लगा हुआ है। यहाँ पर ए का मतलब है एडेनिन से, ये देखो फिफ्थ कार्बन है, इसमें फर्स्ट कार्बन से क्या लगा है, बेस, कौन सा है, गुआनिन। यहाँ फिर फर्स्ट कार्बन से क्या लगा, थायमिन लगा, यहाँ पर क्या लगा, साइटोसिन लगा। ठीक, ये पूरी एक चेन है, सिंगल चेन। ये दूसरी चेन आपको ये दिख रही है। ठीक है, ये 2 चेन होती हैं ऐसे सिंगल, दोनों चेन आपको सीधी सीधी दिख रही है। अब क्या होगा, और ये फिफ्थ कार्बन है, यहाँ पर आपको फॉस्फेट लगे होंगे आपस में। ठीक है, तो हमें ये नहीं, अभी पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ कि ये जो चेन होते हैं ये चेन आपस में कैसे जुड़ते हैं, क्योंकि ये जो हो जाएगा स्ट्रक्चर, ये तो एक हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये चौथा न्यूक्लियोटाइड। 4 न्यूक्लियोटाइड मिलकर बने हैं इसमें। ठीक है, इस पॉलीमर के अंदर 4 न्यूक्लियोटाइड, और भी लंबी चेन होती है। फिलहाल इसका डायग्राम जहाँ तक आपको दिख रहा है वहीं तक है, इससे लंबी चेन हो सकती है। ठीक है, कोई काउंट नहीं होता कि हाँ 10 12 13 14 ऐसे कुछ होते नहीं, काउंट इसका नहीं कर सकते कि इतने ही न्यूक्लियोटाइड इसमें होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड ऐसे अटैच होते हैं। अब बात ये आती है ना कि सारे न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़े होते हैं, किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, उनके बीच बॉन्डिंग कैसी होती है, किस कार्बन से जुड़े होते हैं, कैसे क्या होता है। तो देखो फर्स्ट कार्बन तो ये हो गया। ठीक है, फर्स्ट कार्बन से बेस लगा हुआ है, ये फिफ्थ कार्बन हो गया, यहाँ से फॉस्फेट लगा हुआ। ठीक, ये सेकंड कार्बन हो गया, ये हो गया थर्ड कार्बन। ठीक है, तो याद रखिएगा जो थर्ड कार्बन होता है ये इसका थर्ड कार्बन है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें इस वाले बेस की, तो ये थर्ड कार्बन का किससे लगा हुआ आकर के, इसके जो आपको फिफ्थ कार्बन इसका दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि फिफ्थ कार्बन क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। अब याद रखिएगा एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ता है, तो यहाँ पर जो
क्या होता है, यहाँ पर थर्ड कार्बन से जुड़ा होता है फॉस्फेट ग्रुप, फिर इसके थर्ड कार्बन से इसके फॉस्फेट से जुड़ जाएगा, फिर इसका थर्ड कार्बन इसके फॉस्फेट से जुड़ेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं, फॉस्फेट के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। फॉस्फेट किससे जुड़ता है, जाकर के दूसरे न्यूक्लियोटाइड के कार्बन से। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो ये डीएनए होता है इसका बैकबोन शुगर भी होता है, साथ ही साथ फॉस्फेट भी होता है। क्यों, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड के जोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, फॉस्फेट की। देखो नाइट्रोजनस बेस की कोई जरूरत नहीं है, नाइट्रोजनस बेस जो है एक न्यूक्लियोटाइड का दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कहीं भी अटैच नहीं दिख रहा होगा आपको, एकदम फ्री है। लेकिन जो फॉस्फेट है वो आपस में जुड़े हुए हैं, जो हरे हरे दिख रहे हैं ये फॉस्फेट है, ठीक है। ये इसका फॉस्फेट है, ये किससे जुड़ा हुआ है, इसके थर्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है। थर्ड कार्बन पे ऑक्सीजन ग्रुप लटक रहा था ना, यहाँ पे आपने देखा होगा स्ट्रक्चर ऐसे कुछ था, यहाँ पर OH ऐसे लगा था, तो O क्या होता है, फॉस्फेट से यहाँ पर लग जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई आपको कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ता है। जो थर्ड कार्बन पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के साथ क्या कर लेता है, बॉन्डिंग कर लेता है। फिर नेक्स्ट अगर न्यूक्लियोटाइड की बात करें, फिर इसका भी जो थर्ड कार्बन पे ऑक्सीजन होता है वो इसके फॉस्फेट के साथ बाइंड कर लेगा। ऐसे करते करते एक चेन बन जाती है, ठीक है। एक तो सिंगल चेन ही होगी, दूसरी चेन आपको ये दिख रही है, ठीक है। अब ये दो चेन आपस में कैसे जुड़ेंगे, जब तक ये आपस में जुड़ेंगे नहीं तब तक इसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ठीक। तो इन दोनों चेन को जुड़ने में सबसे मेन जो रोल होता है वो होता है नाइट्रोजनस बेस का, ठीक है। अब यहाँ पर रोल आएगा नाइट्रोजनस बेस का। तो नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो अपने ही न्यूक्लियोटाइड के द्वारा नहीं जुड़ते, बल्कि जो दूसरी चेन होती है उनके अपोजिट जुड़े होते हैं, ठीक है। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो नाइट्रोजन बेस होते हैं ना, एडेनिन हमेशा किससे जुड़ेगा, थायमीन से जुड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एडेनिन क्या है, एडेनिन जो होता है वो प्यूरिन टाइप का, कैसा है, प्यूरिन है। और थायमिन कैसा होता है, पिरिमिडीन होता है, ठीक है। तो याद रखिए कभी प्यूरिन प्यूरिन के साथ नहीं जुड़ेगा, ना पिरिमिडीन पिरिमिडीन के साथ जुड़ेगा। प्यूरिन पिरिमिडीन के साथ जुड़ेगा, वो भी किसके साथ, ए जो होगा वो टी के साथ, यानी कि एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ेगा और साइटोसिन जो होगा वो गुआनिन के साथ जुड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इससे मतलब कोई नहीं कि यहाँ पर है कि जी यहाँ पर किसी का भी हो, बस हमें ये चीज़ ध्यान देना कि प्यूरिन जो होता है एक चेन का दूसरे चेन के पिरिमिडीन के साथ ही जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ यहीं पर सीधे, कि आपको डाउट थोड़ा सा ना रहे कि ऐसा रीज़न क्यों है। क्योंकि जो प्यूरिन होता है, ठीक है, प्यूरिन में कितनी चेन होती है, प्यूरिन में आपने देखा था 2 चेन स्ट्रक्चर था, और पिरिमिडीन में कितना था, पिरिमिडीन में था एक सिंगल चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो जो आपको दोनों चेन इनके बीच में दिख रहा है ना, इनके बीच में जो गैपिंग होती है ना, यहाँ पर 3 चेन के स्ट्रक्चर की ही जगह रहती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 2 प्यूरिन या 2 पिरिमिडीन आपस में नहीं जुड़ सकते, ठीक है, वरना फिर क्या हो जाएगा, 3 से ज़्यादा या 3 से कम स्ट्रक्चर बन जाएंगे, ठीक है। तो 3 स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक प्यूरिन को एक पिरिमिडीन के साथ ही क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा और साइटोसिन गुआनिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एडेनिन और थायमिन के बीच डबल बॉन्ड होता है और साइटोसिन गुआनिन के बीच कितना होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। और जो बॉन्डिंग होती है इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो एडेनिन थायमिन के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, गुआनिन साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक। तो ये चीज़ आई थिंक आपको समझ में आ गई। ये स्ट्रक्चर ऐसे होता है, बट ये स्ट्रेट नहीं होता है। इसका स्ट्रक्चर जो ऐसे होता है ना, थोड़ा सा जो होता है राइट हैंडेड, अगर आप बात करें क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये एक चेन होगी, दूसरी चेन ऐसे होती है, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, इनकी जो चेन होती है ना वो कैसी होती है, पैरेलल होती है। पैरेलल का मतलब होता है दोनों चेन सेम डिस्टेंस पे होते हैं। ये ऐसा स्ट्रक्चर नहीं, बहुत लोग ऐसा बनाते हैं ना, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। याद रखिएगा, ये सही डायग्राम है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दोनों चेन ऐसे होती है, दोनों चेन आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती है, नाइट्रोजनस बेस के द्वारा जुड़ी होती है, ठीक है। तो आई थिंक आपको इसका स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस क्लास में कोई भी डाउट है तो आप मतलब कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको उसको फिर से समझा दूँगी, ठीक है। अब इसके फंक्शन की बात हम कल की क्लास में देखेंगे। थैंक यू क्लास।